रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक वायरल वीडियो रखूँगा। इसके अलावा इधर कुछ दिनों से एक दो तीन अहम तरीन ख़बरें जो फेक न्यूज़ थी उसको हकीकत बना कर के पेश की गई। मैं उसकी भी कुछ तफसीलात आप लोगों को दी वायर के हवाले से रखूँगा। उसके अलावा इस वक्त जो हालात हैं हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, बिलखुसूस कश्मीर में, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र प्रेम शंकर झा नामी एक बेहतरीन सहाफ़ी और तबसरा निगार ने क्या मोदी की हिंदुस्तान में कानून और इंसाफ की कोई अहमियत नहीं है, इस उन्वान के साथ एक बहुत अच्छा तबसरा किया है। मैं उसका कुछ खुलासा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह से वाज़ेह हो सके। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम जो एकता की बात की गई है एक फ़ौजी नौजवान की जानिब से। इसको आप सुने, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग क्यों लड़ते हो हिंदू मुसलमान कर कर? यार मेरे साथ फौजी भाई रहता है, वो तो कभी नहीं कहता कि तू हिंदू है मैं मुसलमान हूँ। हम लोग आपस में साथ में मिलकर खाते हैं, हम लोग तो नहीं लड़ते। तो यार क्यों तुम लोग देश को बर्बाद कर रही हो और क्यों देश को नाश कर रहे हो? भाई यार मिल के रहो ना देश में। आप हम लोग सुरक्षा किसके लिए करते हैं? आप लोग के लिए, क्योंकि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। यार जब आपस में ही घर में ही आप लोग लड़ाई करोगे, हिंदू है वो मुसलमान है वो मारो, तो हम लोग की हिम्मत टूट जाती है दोस्तों, टूट जाती है हिम्मत हम लोग की कि आपस में लड़ते हैं घर के लोग। मत लड़ो यार, मिल कर रहो। अगर एक देश बनाना तो हम लोग सब पे भारी पड़ सकते हैं अगर मिलकर रहे तो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, मिलकर रहो। बहरकैफ नाज़रीन, इस नौजवान के दिली जज्बात को आप महसूस करें और सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक किस्म की नफ़रत के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये नौजवान कह रहा है कि हम आपके हिफाजत के लिए यहाँ पे लड़ते हैं और आप हैं कि आपस ही में मार के मर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं फेक न्यूज़ की। कालम निगार हरिहर सिंह ने दिलीप धामी नामी शख्स के फ़ोटो ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अमरीकी कांग्रेस के रुकन इल्हान उमर को निशाना बनाया है। तस्वीर में दिखाया गया था कि खातून ऑटोमेटिक मशीन गन अपने हाथों में लिए खड़ी है। दरअसल जिस तस्वीर को दिलीप धामी ने ट्वीट किया था वो अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर वाले लार्सन की फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट था, जिसमें लार्सन ने दावा किया था कि तस्वीरों में मौजूद खातून इल्हान उमर है और उनकी ये तस्वीर दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के ट्रेनिंग कैंप की है। लार्सन ने यह भी दावा किया कि इल्हान उमर अपनी इस तस्वीर को ब्लॉक करना चाहती हैं ताकि उनकी हकीकत आवाम के सामने जाहिर ना हो। दिलचस्प बात यह है कि लार्सन की पोस्ट को दिलीप धामी नामी शख्स ने अपने ट्वीट में इस्तेमाल किया। दिलीप के ट्वीट को हरिहर सिंह ने रिट्वीट किया और हरिहर के रिट्वीट को तारिक फतेह जो मनहूस है, मलऊन है, उसने रिट्वीट किया। इस तरह झूठे दावों का एक तसलसल सोशल मीडिया पर बनता चला गया और इसको हकीकत समझने लगे। नाज़रीन, इल्हान उमर को तो आप जानती ही हैं, अमेरिका की कांग्रेस वुमन है और मुसलमानों की बल्कि पूरी दुनिया में जब भी जहाँ कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम हुआ है उसकी आवाज़ उठाने में ये बहुत ही आगे रहती हैं, पहली सफ़ में मौजूद होती हैं। अभी हाल ही में कश्मीर को लेकर के इन्होंने जो है बहुत ही बयान दिया था अपने यहाँ पर, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया की सहाफ़िया को जो है लताड़ा भी था उनकी झूठी खबरों की वजह से। उसके बाद से ये यहाँ के संगी जहन लोगों के निशाने पर भी आ गई थी। ये उसी का एक सिलसिला था कि इनकी वीडियोस को जो है रिट्वीट करके उसको निशाना बनाने की और उनको गालियां देने की कोशिश की गई थी। आल्ट न्यूज़ ने इंकिशाफ किया कि जिस तस्वीर को लार्सन ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इस्तेमाल किया था वो इल्हान उमर की पैदाइश से 4 साल कबल यानी 1978 में फोटोग्राफर टॉम किन्स के कमरे में कैद हो चुकी थी। ये तस्वीर एसोसिएटेड प्रेस के आर्काइव में मौजूद है, जहां वाज़ेह किया गया है
कि तस्वीर सोमालिया की है। तस्वीर में मौजूद खातून सोमालिया फौज की खातून फौजी है जो ऑटोमेटिक मशीन गन की जांच कर रही है। इससे यह साबित हो जाता है कि वोले लार्सन से लेकर हरबीर सिंह तक लोगों ने झूठे दावे किए और इल्हान उमर को बदनाम करने की कोशिश की गई, सिर्फ इस वजह से कि उस खातून की कुछ चेहरा उसके साथ मिलता जुलता था। इसी तरह मुल्क के सूबे आसाम में सूबाई हुकूमत आइंदा साल से एक स्कीम नाफिज करने जा रही है जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे पालने वाले वालिदैन को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। हुकूमत का यह कदम सूबे में आबादी कंट्रोल करने के लिए लिया गया है। आसाम हुकूमत ने 2017 में इस स्कीम का मंशूर बना लिया था जिसको राइज करने का ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते किया गया। एनडीटीवी की एंकर सोनल मेहरोत्रा कपूर ने जब इस खबर को चैनल पर नश्र किया तो उन्होंने हुकूमत के वज़ीर आला सरहानंद सोनोवाल की तनकीद करते हुए दावा किया कि सरहानंद खुद 6 बच्चों के वालिद हैं और सोनल कपूर का यह दावा झूठा था, क्योंकि आसाम असेंबली की वेबसाइट से हमको पता चलता है कि आसाम के वज़ीर आला अभी गैर शादीशुदा हैं, लिहाजा उनके 6 बच्चे होने के दावे को गलत तौर पर पेश करने की वजह से ये खबर भी जी उनके 6 बच्चे होने की खबर बेतहाशा सोशल मीडिया में वायरल हुई, जबकि हकीकत उससे गलत था। एंकर सोनल मेहरोत्रा कपूर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने एक ट्वीट करके इनसे माफी भी मांगी है। इसी तरह खबर रसा एजेंसी IANS ने 24 अक्टूबर को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी सियासी रहनुमा पंकजा मुंडे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि असेंबली इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद पंकजा मुंडे फूट फूट कर रो पड़ी। IANS ये कोई मामूली इदारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है। उस एजेंसी ने ये गलती कर डाली थी। इसके अलावा NDTV ने भी इसी तरह का दावा अपने ट्वीट में किया। लोकमत न्यूज हिंदी ने लिखा कि पंकजा मुंडे नहीं सह पाई शिकस्त का गम, फूट फूट कर रो पड़ी, तस्वीर वायरल। इस तरह की जो है सुर्खियां बना करके इसको सोशल मीडिया में फैलाई जाने लगी थी। अब इसकी हकीकत क्या है? आल्ट न्यूज ने इंकिशाफ किया कि पंकजा मुंडे की वायरल की गई तस्वीर दरअसल 24 अक्टूबर की नहीं है बल्कि 20 अक्टूबर की एक वीडियो से ली गई है जिसमें पंकजा मुंडे TV9 के सहाफी से मराठी जबान में गुफ्तगू कर रही थी। इस वीडियो से एक स्क्रीनशॉट लेकर वायरल किया गया था और आप TV9 भारत में जाकर के जो marathi.com में ये वीडियो देख सकते हैं कि उनकी वीडियो वहां पे अभी भी इस वीडियो में मौजूद है। इसी तरह हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में बीजेपी के लीडर बख्शीश सिंह वर्ग को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वोटिंग मशीन का कोई भी बटन दबाओ, वोट मोदी जी को ही जाएगा। न जाने आपके मोबाइल में ये वीडियो कितनी मर्तबा फैला होगा और कितने लोगों ने आपको शेयर किया होगा, लेकिन हकीकत यह है और राहुल गांधी ने भी इसको चूंकि ट्वीट किया था तो जाहिर सी बात है कि इसको वायरल होना ही था। और इतनी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियतें जब इस तरह की फेक वीडियोस को जिसके वॉइस को बदला गया हो या फिर उसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया हो वो जब फैलाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो वायरल होगी। उसकी हकीकत यह है कि राहुल गांधी के अलावा मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने भी इस पर खबरें शाई की, जिसमें पंजाब केसरी है और द ट्रिब्यून भी शामिल है। बख्शीश सिंह वर्क ने इस वीडियो को झूठा करार दिया और कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, उनकी आवाज को बदल दिया गया है। आल्ट न्यूज ने भी इंकिशाफ किया है कि इस वीडियो को बहुत चालाकी से क्लिप किया गया है। इंडिया टुडे को हासिल हुई मुकम्मल वीडियो से वाज़ेह हो जाता है कि वीडियो डॉक्टर्ड है, यानी कि इसके अंदर जो है अपनी जानिब से कुछ वॉइस शामिल की गई थी। लिहाजा इस वीडियो को जो अभी तक भी वायरल कर रहे हैं उन लोगों को मान लेना चाहिए कि इसमें वॉइस को बदल करके बख्शीश सिंह की आवाज़ में वो सारी चीज़ें पेश की गई इंतखाबात के पेश नज़र। बहरकैफ नाज़रीन, ये था जो फेक और जाली न्यूज़ को लेकर की जो खबरें शाये हो रही थी, उसको आल्ट न्यूज़ जो है इस तरह ऑपरेशन करता है, उसके हक़ाइक़ क्या है उसको सामने लाने की कोशिश करता है, फिर उसको जो है दीगर ज़बानों में तर्जुमा करके दीगर मीडिया वाले भी पेश करते हैं, जैसे द वायर है और भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं। नाज़रीन, अब मैं आप लोगों के सामने प्रेम शंकर झा की एक ऐसा तबसरा जो उन्होंने हिंदुस्तान की हालात को, जिसमें कश्मीर का भी तस्करा है, कानून का तस्करा है, नाइंसाफ़ियों का तस्करा है, लेकर के बहुत अच्छा मजमून लिखा है उन्होंने। वो तबसरा मैं आप लोगों के सामने कुछ खुलासे के तौर पर पेश करना चाह रहा हूँ। इन दिनों संघ परिवार जश्न मनाने के मूड में है और मौका है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूसरी मुद्दत कार के पहले
100 दिनों की हुसूलियाबियों का जायजा लेने का। अपने मारूफ फैसलाकुन फितरत के साथ परिवार मुतमईन है कि मोदी ने हिंदुस्तान को अजमत के रास्ते पर ठोस तरीके से ला खड़ा किया है और वो अपनी हुसूलियाबियों के बारे में बोल तो वजीर आजम भी रह रहे हैं। उन्होंने नासिक में हुई महाजनादेश रैली में कहा, पहले 100 दिनों में ही हमने एक साफ तस्वीर दिखा दी है कि अगले 5 सालों में क्या होने वाला है। उन्होंने कश्मीर का मसला हल कर दिया है, आसाम से गैर कानूनी मुहाजिरों से नजात पाने का इंतजाम कर दिया है और बाकी हिंदुस्तान को भी इन दीमकों से छुटकारे का काम शुरू किया जाना है और साल 2025 तक हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये 100 दिन तबाहकुन रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। अजीम मुल्क बनाना तो दूर की बात है, अगर हाल में ली गई सरकारी पॉलिसियां बहुत जल्द बदली नहीं गई तो बहुत सारी उठापटक, इस्तेहसाल, बगावत के साथ साथ मुल्क ही बिखर जाने का खतरा है। इस तरह लिखते हैं प्रेम शंकर झा। इन हालात के पीछे आर्टिकल 370 को कमजोर करने, जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे को खत्म करने, आसाम में NRC बनाना, इन्फोर्समेंट एजेंसियां, पुलिस और कमजोर अदलिया का सोचा समझा गलत इस्तेमाल एक ऐसा ताना बाना बुन रहे हैं जिससे मुल्क में अपोजिशन का मौजूदा और मुमकिन फोकस ही खत्म हो जाए। कहने और करने में सबसे ज्यादा फर्क कश्मीर की पॉलिसी में दिखाई पड़ रही है। मोदी ने नासिक वाली रैली में दावा किया, हमने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मुतासिर करने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए हम नई कोशिश करेंगे, हमें अब फिर से वहां जन्नत बनानी है। मुझे कहने में खुशी है कि मुल्क इन ख्वाबों की ताबीर की तरफ गामजन है। उन्होंने ये तब कहा जब अमित शाह कश्मीर में बंद को 25 दिन और जारी रखने का ऐलान कर रहे थे और डिल झील के बगल में अमन के दिनों में बने एयर इंडिया के सेंटार होटल को आरिजी जेल बनाकर वहां कश्मीर की तकरीबन पूरी क़ियादत को बंद कर दिया गया था। कश्मीर को फिर जन्नत में बदलने के लिए अक्टूबर में होने वाली सरमायाकारों की कॉन्फ्रेंस उसी वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई थी क्योंकि कोई इसमें हिस्सा लेने को तैयार ही नहीं था। तो वजीर आजम जी, आप कैसे हर कश्मीरी को गले लगाए और कश्मीर को इस सरजमीन की उस जन्नत में बदलने वाले थे जो वो कभी हुआ करती थी? क्या ऐसा कश्मीरियों की जबान बंद करके उनकी बातचीत और मिलने जुलने की सहूलत छीन कर और उनको मवेशियों की तरह हाँक कर किया जा सकता था? मानता हूं ये थोड़ा तलख लहजा है, पर कोई और तफसील इस कार्रवाई पर फिट ही नहीं होती जो हुकूमत ने वादी में कश्मीरियों के साथ की है। पैदाइशी तौर पर जानवरों की दुनिया में हमारे करीब तरीन भाई चिंपैंजी है। उन्हीं की तरह हम भी कम्युनिटी में मेलजोल के साथ रहते हैं। उन्हीं की तरह हम अपना होना आपस में बेरोक टोक बातचीत के जरिए दिखाते हैं। कश्मीरियों से बुनियादी हक मोदी हुकूमत ने छीन लिया और ऐसा करके उनको उनकी इंसानियत से महरूम भी किया। और एक ऐसी बात है जो किसी भी और इंसानी कम्युनिटी की तरह कोई भी कश्मीरी न लंबे वक्त के लिए बर्दाश्त करेगा न भूल सकेगा। हिंदुस्तान में कश्मीर को लेकर बहस इस तनाज़े में उलझा कर पटरी से उतार दी गई कि कश्मीरियों की आज़ादी किस हद तक छीनी गई है। इससे हुकूमत ने मीडिया में अपने हिज्ब में दुनिया भर की बातों से भर दिया और जहां भी उससे मुत्तफिक नहीं हुआ उनको पहले तो मुल्क मुखालिफ कहा गया और फिर हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान हामी भी कहा गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन इस दौरान लगातार खाली स्कूलों, बंद दुकानों, रात बेरात लोगों के घरों में छापों, नौजवान और नौउम्र लड़कों की गिरफ्तारियों, नौजवान तबके में जहनी कशीदगी बढ़ने के मामलों और बीमार लोगों को जरूरी सेहत खिदमात ना मिल पाने की 20 सबूत पेश करते रहे हैं। ये सब जितना भी खौफनाक हो, कश्मीरियों से इंसान होने का दर्जा ही छीन लेने के सामने बोना है। ऐसा करके मोदी ने वो बुनियादी तार ही काट दिया जो कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़कर रखता है, उनकी और हमारी इंसानियत की। उनकी हुकूमत इसी गफलत में अगर लगी रही तो जाहिर है ऐसा करने में वो कामयाब हो जाएगी जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, और वो है हर कश्मीरी को हिंदुस्तान से अलग होने के फैसले को और पक्का और मुनज़्ज़म करना, भले ही उसकी जो भी कीमत हो और उसमें जितना भी वक्त लगे। हुकूमत की दूसरी मनसूबाबंद कोशिश ये भी है कि मुल्क को ऐसे हालात की तरफ ले जाए जिससे निपटा ही ना जा सके, और वो है हिंदुस्तान से सारे गैर कानूनी मुहाजिरों को बाहर करने का फैसला। कोई ये नहीं कह सकता कि हुकूमत को दूसरे ममालिक से आए गैर कानूनी मुहाजिरों की तरफ से आंख बंद कर लेनी चाहिए। साथ ही कोई इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 70 सालों में आसाम में बाहर से बहुत से मुहाजिर आए हैं, न सिर्फ बांग्लादेश से बल्कि बंगाल और नेपाल से भी। धमाका खैज हालत बनने तक कांग्रेस की हुकूमतें भी हाथ पर हाथ थामे लंबे वक्त तक बैठी रही, तब कहीं जाकर राजीव गांधी की अक्लमंद पहल से उसके बेकाबू होने से रोका जा सका। लेकिन जिस मसले से सारी सरकारी जूझती रही उसका हल NRC से नहीं निकाला जा सकता, और वो मसला है आप उन मुहाजिरों के साथ क्या करेंगे जो आपके मुल्क में काफी पहले आए और अपनी जिंदगियां बनाई और दुनिया बसा चुके हैं। अमेरिका में एक के बाद एक हुकूमतों ने उनको शर्तों के साथ कानूनी पहचान दी
मौजूदा सदर ट्रंप के आने तक किसी ने यह नहीं सोचा कि अमेरिका में पैदा हुए मुहाजिरों के बच्चों को तालीम और रोजगार के उनके हुकूम से महरूम कर दिया जाए जो बाकी अमेरिकियों के होते हैं। इस मसले की तशखीस इंदिरा गांधी ने 1983 में गैर कानूनी मुहाजिर शनाख्ती कानून लाकर की थी। इससे कानून में एक बड़ी रुकावट को ठीक किया गया था। इसके मुताबिक शहरियत के सबूत की जिम्मेदारी मुलजिम की नहीं बल्कि इल्जाम लगाने वाले पर थी। इसके जरिए उस जुमरे के मुहाजिरों को परेशान करने पर भी कई तरह की रोक लगाई गई थी, जिनसे इल्जाम लगाने के लिए जरूरी था कि इल्जाम लगाने वाला मुलजिम से 3 किलोमीटर के दायरे में हो और मुलजिम अपने कानूनी होने का सबूत राशन कार्ड दिखाकर दे सकता था। यह कानून सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जिस अपील पर रोक रद्द किया उसको और किसी ने नहीं बल्कि आसाम के मौजूदा वजीर आला सरहानंद सोनोवाल ने दाखिल किया था। इसी के अगले साल कोर्ट ने 1951 में पहली बार बनाए गए एनआरसी को अपडेट करने का हुक्म भी सुना दिया। इस हथियार से लेस होकर मोदी हुकूमत ने आसाम में एनआरसी को अपडेट करना शुरू किया और जो तरीका अपनाया गया वो तबाहकुन था। 1983 के कानून को खत्म करने के बाद बांग्लादेश के बनने के वक्त वहां से आए लोगों को रोकने के लिए हुकूमत ने तकसीम से पहले अंग्रेजों के जरिए 1946 में बनाए गए फॉरेनर्स एक्ट का सहारा लिया था। इस कानून में अपनी शहरियत साबित करने की जिम्मेदारी मुलजिम की थी। नतीजतन आसाम की 3.3 करोड़ लोगों को एक या ज्यादा कागजात पेश करके साबित करना था कि वो रियासत के गैर कानूनी बाशिंदे नहीं है। रियासत की तकरीबन आधी आबादी पर यह तलवार लटक चुकी थी। आसाम में एनआरसी का पहला ड्राफ्ट 2014 में आया। उसमें 3.2 करोड़ आबादी में से 1.3 करोड़ 5 में से 2 लोग इस फहरिस्त में नहीं थे। यानी इन 1.3 करोड़ लोगों के लिए पिछले 4 साल कशीदगी और तकलीफ से भरे रहे। इन कागज के टुकड़ों की तलाश करते हुए जो गुम या खराब हो गए, सरकारी दफ्तरों में दौड़ भाग करते हुए, वक्त और पैसा खर्च करते हुए और बेचैन परेशान होते हुए आखिरी रजिस्टर उस तादाद को 40 लाख तक लेकर आया। यानी आसाम का हर 8वां शख्स बाहरी है। गुज़िश्ता साल अपीलों की समाअत के बाद यह तादाद 19 लाख पर खिसकी। इस पूरी कार्रवाई में आसाम के लोग, खास तौर पर गरीब जिस कशीदगी से गुजरे हैं, उसके बारे में सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है। रजिस्टर में नाम न आने पर दर्जन से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की और बहुत से लोग ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। इतने लोगों को हिंदुस्तान से बाहर करना तब नामुमकिन लगने लगा जब बांग्लादेश ने उनको वापस लेने से साफ मना कर दिया। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार हुकूमत शायद एक बार सोचती कि क्या शहरियत मुतय्यन करने वाले कानून पर दोबारा गौर किया जा सकता है ताकि पूरी कार्रवाई अमली और मुनसिफाना दोनों हो सके। लेकिन मोदी हुकूमत का रवैया ठीक बरअक्स रहा। बजाय 1983 के कानून को थोड़ा रद्दोबदल कर वापस लाने के हिंदुस्तान के नई वजीर दाखिला अमित शाह ने एनआरसी को पूरे हिंदुस्तान में नाफिज करने का फैसला कर लिया और साथ ही मुल्क के सारे कलेक्टरों को यह फरमान भी जारी कर दिया कि मुस्तकबिल में डिटेंशन सेंटर बनाने की जगह ढूंढनी शुरू कर दी जाए। यह खतरनाक खेल शुरू कर दिया गया है। अभी तो सिर्फ आसाम में एनआरसी का इस्तेमाल उसकी मुस्लिम आबादी में से कुछ से छुटकारा पाने के लिए होना था। दूसरी रियासतों में बाहरी लोगों नाकलियतों के लिए शिकायतों की कमी नहीं है। शाह साहब क्या करेंगे जब कन्नड़ लोग एनआरसी के जरिए बेंगलुरु में आईटीबीपी और दूसरे सनातों में काम कर रहे शिमाली मशरिक के लोगों को बाहर करने की मांग रखेंगे? क्या करेंगे जब शिवसेना कहेगी कि मुंबई से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बाहर करो? 20वीं सदी में यूरोप की नस्ली तबाही की तारीख ना जानने वाले ही ऐसा सोच सकते हैं कि एक बार शुरू कर देने के बाद नस्ली छटाई जब चाहे रोकी जा सकती है। सरकारी पॉलिसी की ये 2 पहलू ही काफी अनोखे हैं, लेकिन जब उनके साथ तीसरे को जोड़ते हैं तो उससे इतना धमाका खेज मिक्स बनता है जो मुल्क को तोड़ने के लिए काफी हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत सारी तफसीलात हैं जिन्होंने कलमकार ने लिखा है और बहुत सी तारीख पर नज़र डालते हुए जो हालात और बीजेपी की जानिब से जो फैसले लिए जा रहे हैं मुस्तकबिल में जाकर कि वो किस तरह से धमाका खेज बन सकते हैं, उसको छांट करके अलग अलग बयान करने की प्रेम शंकर झा ने कोशिश की है। बहुत लंबा मजमून है, उसमें से कुछ अहम तरीन इख्तिबासात मैंने आप लोगों के सामने पेश किए ताकि महसूस हो सके कि जो फैसले इस वक्त बीजेपी और मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं वो मामूली नहीं है, बल्कि वो पूरे मुल्क हिंद को एक डेंजर जोन में धकेलने वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।